Assalamu alaikum. Myself Sama. Today I will discuss about the chapter number 3, class first year, force and motion, most important short question about paper point of view. Let's start. Assalamu alaikum. Question number 1. Explain the circumstances in which the velocity v and acceleration a of a car parallel and anti-parallel. यानी हमने दो केसेस जिक्र करने हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल. आपने कहना है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ इंक्रीजिंग. अगर हमारे पास जो कार है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, दैन द वेलोसिटी वी एंड एक्सेलेरेशन आर पैरेलल. यानी उस टाइम ये दोनों हमारे पास पैरेलल होंगे. ठीक है, अगर कार की वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी. उसके बाद है हमारे पास एंटी पैरेलल का केस. ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि एंटी पैरेलल के केस में आप लोगों ने अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही होगी, अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और एंटी पैरेलल, तो वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे. ठीक है, व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड टू मूविंग अ कार. यानी जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, ये उसकी एग्जांपल है. ठीक है, उस टाइम हमारे पास क्या होता है, बॉडी जो होती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होती है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. कहता है कि मोशन विद constant velocity is a special case of motion with constant acceleration. is this statement is true, discuss. ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो तो क्या उसका एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको डिस्कस करें. हमने कहना है यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नीचे रीजन भी देनी है. ठीक है, यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू कि व्हेन अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. ठीक हो गया. उसके बाद आप लोगों ने बता देना कि हमारे पास कि वैन द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैन द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो. सबको पता है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है यानी बॉडी हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो. सो एक्सेलेरेशन इज जीरो. तो एक्सेलेरेशन क्या होगा हमारे पास, जीरो. इट रिमेन जीरो. और जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो ही रहेगा एज फार एज द बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. यानी जब तक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे. हैंस एक्सेलेरेशन रिमेन कांस्टेंट. तो एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि जीरो थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ बॉडी, क्योंकि जीरो इज द कांस्टेंट नंबर. आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी उस टाइम चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, इसलिए एक्सेलेरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट यानी होगा यानी उसमें जो चेंज होगा ना वो जीरो होगा. तो अगर हमारे पास बॉडी जीरो यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो ओवरऑल जीरो रहती है, तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा. यानी वेलोसिटी में अगर चेंज हमारे पास जीरो होता है तो हमारे पास जो ओवरऑल एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो. तो जीरो इज़ अ कांस्टेंट नंबर, इसलिए आप लोगों का ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, उसमें वो ये कहता है शो डैट द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. ठीक है, आप लोगों ने ये बताना है कि न्यूमेरिकली वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी के. ठीक है, सबसे पहले उसके लिए केस नंबर 1 जिक्र करना है आप लोगों ने. ठीक है, केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 ये है व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यानी बॉडी किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. ठीक है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस टाइम जो एक्सटेंशन होता है ना वो कांस्टेंट होता है. इसलिए आपने कहना है कि हमारे पास जो लाइन मिलती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल यानी द लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. यानी हमारे पास जो लाइन आती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है. अगर आप लोग इस शेप को देखो ना थोड़ा इंक्रीज करके तो आप लोगों को पता चलेगा ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है. तो आपने क्या हेडिंग देनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया. ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. लेंथ जो है वो हमें क्या दी गई है, वी. जो विड्थ है वो हमारे पास क्या दिया गया, टी. और वी है टी, और हमें पता है वो किसके बराबर होता है, एस के. अच्छा, उसके बाद अब हम जिक्र करते हैं सेकंड वाले केस को. ठीक है, जो सेकंड वाला केस है वो ये है केस नंबर 2. तो केस नंबर 2 में वो हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास व्हेन अ बॉडी मूव विद इन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी. अच्छा, उसमें जो यूनिफॉर्म थी ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, इसमें जो यूनिफॉर्म है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है. ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लाइन विद टाइम एक्स यानी विद टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस एक लाइन आएगी. यानी ये एक्स एक्सिस जो है वो टाइम वाला एक्सिस है. ठीक है, इधर टी है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस पे है. अच्छा, अब आपको पता चल गया कि ये जो शेप बन रही है ना ये एक ट्राइंगल बन रही है. तो जो ट्राइंगल होती है ना, आपने कहना डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया. एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, जो बेस है वो क्या है, वी है. हाइट क्या है, टी है. अब आप लोगों ने इधर जिक्र करना है कि जो 1/2 है ना ये हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी निकालने से. यानी एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि आप लोग दोनों की दोनों इधर वेलोसिटी अगर जीरो है तो इधर वी होगी.
तो अब इन दोनों वेलोसिटी को ऐड अप करो, 2 पे डिवाइड करो, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाता है। यानी 1/2 v की जगह आप लोग लगा दोगे v एवरेज, इधर आप लोगों ने लगा दिया v एवरेज, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, s के। अब उसके बाद है सिग्निफिकेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है। आप लोगों ने ये बताना है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी। देखो अभी हमने एरिया निकाला, ऊपर भी एरिया निकाला था, वो किसको जाहिर कर रहा है, एस को, ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है वेयर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट द एवरेज एक्सलेशन। आप लोग ये याद रखना है, जो स्लोप होती है ना, यानी जो स्लोप होती है वो हमारे पास होती है y/x, ठीक है। अब देखो जो y पे है वो क्या है, v है, जो x पे है वो क्या है, t है। तो v/t यानी चेंज ओवर v और चेंज ओवर t हमारे पास किसका फार्मूला होता है, एक्सलेशन का। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, उसकी जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो ये कहता है कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। यानी कहता है कि क्या ऐसा हमारे पास हो सकता है कि कोई भी बॉडी हो, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाए, ठीक है, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहे। आपने कहना इट इज़ पॉसिबल। उसके लिए आप लोगों ने एक एग्जांपल देनी है, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू ग्रेविटी एंड बिकम जीरो। आप लोग याद देना, जैसे हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं ना, तो वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाती है और उधर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जैसे इधर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद क्या करेगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो देखो इसने अपनी डायरेक्शन क्या की, रिवर्स की, लेकिन इस टाइम इसका एक्सेलेरेशन चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है उसका एक्सेलेरेशन 9.8 होता है, तो जो कि चेंज नहीं होता। आप लोगों ने कहना है आफ्टर डैट इट विल रिवर्स द डायरेक्शन, ठीक है, बट द एक्सेलेरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग होल फ्लाइट 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि आप लोगों के पास एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल ऑब्जेक्ट इज इन एयर। आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको आप लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने एक्सेलेरेशन का साइन बताना है, जबकि बॉडी आप लोगों के पास हवा के अंदर ही है। कहता है द साइन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी इज इनएक्टिव। जाहिर बात है कि जो ग्रेविटी है वो हमें डाउनवर्ड खींचती है, अगर हम लोग अपवर्ड जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन का साइन होगा वो नेगेटिव आएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, ऑल दोज क्वांटिटी आर असाइन टू बी नेगेटिव। सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव होंगी। हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जिनकी डायरेक्शन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होंगी। फॉर एग्जांपल इनिशियली बॉडी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, एक्सेलेरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। सो व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन पुल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो जो ग्रेविटेशन होता है ना, कशिश होती है, वो नीचे की तरफ अपोजिट होती है। सो द साइन ऑफ एक्सेलेरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द नेगेटिव, यानी इसी वजह से हमारे पास जो उसका साइन होता है ना वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें वो जिक्र करता है कि आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आता है मोस्टली। आपने याद रखना है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके बाद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कहता है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज होल्ड। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करता है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। द एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एक्सेलेरेशन जीरो होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो उसमें होल्ड करेगा जिसमें बॉडी रेस्ट में है, और जिसमें बॉडी रेस्ट में होगी उसमें एक्सेलेरेशन जीरो होगा। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो अर्थ है वो हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, उसमें आपने याद रखना है सेम उसका अपोजिट कर देना है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, अ बॉडी इज एट रेस्ट मेन एट रेस्ट एंड बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू डू सो अनटिल अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। इधर नीचे वो नहीं आया, आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है, तब ताकि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। न्यूटन फर्स्ट लॉ टेल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फोर्स। आप लोगों से कोई पूछे न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, तो आप लोगों ने बताना है न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ फोर्स, ठीक होगा। ये क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी मोशन ऑफ अर्थ हम अराउंड द सन हमारे पास किसके ऊपर बेस करती है, फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस करती है। किस तरह, क्योंकि ज़मीन एक कॉन्स्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है, ठीक है।
यानी न्यूटन लॉ यही कहता है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे तो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। तो अर्थ किस मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में है। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिक्र करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें वो ये कहता है शो डैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसके लिए ना सबसे पहले आप लोगों ने के कोटेशन ही लिखनी है कि इन दिस आंसर वी शो डैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेट अस कंसीडर मास कंसीडर करना है। जाहिर बात है मास है तो वो मूव कर होगा वी आई से, कोई ना कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो जाती है, कोई ना कोई टाइम लेती है, इसलिए एक्सेलेरेशन का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसी के ऊपर डिफाइन लिखी हुई है। ठीक हो गया, आपने देना है ए इक्वल टू एफ एम। उसके बाद हम जिक्र करते हैं, तो देखें आप लोगों के पास जो ऊपर वैल्यू आई है ए की, वो वैल्यू इधर पुट कर दें। ठीक है, ए की वैल्यू जब आप लोग पुट कर दोगे, एम इधर डिवाइड हो रहा है, ये जो एम है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्सेशन की वैल्यू पुट की है, एम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टी आ जाएगा। आपको पता है एम वी एफ क्या, एम वी आई क्या है, वेयर एम वी आई रिप्रेजेंट द इनिशियल मोमेंटम वाइल एम वी एफ रिप्रेजेंट द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये इनिशियल को और वो फाइनल को, तो देन वी कैन से डैट, तो अब हम कह सकते हैं कि द सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जहाँ पे भी रेट का वर्ड आ जाए यानी आप लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि हमारे पास डिफाइन इम्पल्स, ठीक है, एंड शो डैट इट रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया, हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने कहना है इम्पल्स क्या है, आप लोगों को ये पता हो। ठीक है, आपने कहना है इम्पल्स वो होती है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में कोई फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो आप लोग कभी ऑब्जर्व करना, जो शॉर्ट टाइम की लगती है ना वो फोर्स ज़्यादा होती है। दैन द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू एफ क्रॉस टी आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों ने याद देना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ये नहीं करना आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने याद देना है जो चेंज इन मोमेंटम है ना, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ क्रॉस टी हमारे पास किसके बराबर है, आई के, आप लोगों ने इधर आई पुट कर देना है। ठीक है, वो किसके बराबर है, सो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। देख लो इसमें रेट नहीं बोलना क्योंकि इसमें हम टाइम से डिवाइड नहीं कर रहे, तो आपने कहना है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का जिक्र करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन देन हाउ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी चेंज। देखो आपने ये याद रखना है कि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, जब एयर फ्रिक्शन होती है द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज, यानी उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो डिक्रीज होती हैं, एंड देयरफॉर द हाइट एंड रेंज बोथ डिक्रीज, यानी जब हमारे पास एयर फ्रिक्शन होती है तो हाइट और रेंज दोनों की दोनों डिक्रीज होती हैं, विच मेक फॉल शॉर्ट ऑफ अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, यानी हमारे पास जो ये जो शेप होते हैं ना, ये वाली जो डायग्राम में ग्राफ में बनाई हुई है इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ये आइडियल पाथ होता है, ये आइडियल पाथ होता है, यानी जो हम सोचते हैं और एक्चुअल पाथ ही हो जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि ये एयर फ्रिक्शन की वजह से होता है। उसके बाद कहता है हाउ द हेयर एक्ट लाइक अ क्रैम्पल जोन इन योर सकल। ठीक है, स्कल कहते हैं खोपड़ी को, तो आप लोगों ने याद रखना है कि योर हेयर एक्ट लाइक अ क्रम्पल जोन, ठीक है, ऑन योर स्कल, यानी हमारी जो खोपड़ी है ना इसके ऊपर ये जो बाल हैं और जो हमारी स्किन है ये क्रम्पल जोन का काम करती हैं। किस तरह कहता है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन माइट बी इनफ, यानी 5 न्यूटन की फोर्स काफ़ी होती है टू फ्रैक्चर योर नेक्ड स्कल, यानी अगर आप लोगों के सर के ऊपर खोपड़ी ना हो तो मतलब खोपड़ी बाल ना हो तो जो आपकी खोपड़ी है ना इसको डैमेज करने के लिए ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स काफ़ी होती है। बट व्हेन आ कवरिंग ऑफ स्किन एंड हेयर, जब हम उसको स्किन से और हेयर्स वगैरह से ढांप देते हैं उस टाइम हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स जो होती है वो ज़रूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो हेयर हैं वो क्रम्पल जोन का काम करते हैं हमारी खोपड़ी के लिए। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने याद रखना है, ब्लॉक क्वेश्चन है। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक लाइन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। इलास्टिक लाइन, इन केस ऑफ इलास्टिक लाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी आप लोगों ने ये याद रखना है इलास्टिक लाइन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है,
और इन इलास्टिक केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिस्टम की कंजर्व नहीं रहती, बट द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इन बोथ टाइप ऑफ क्लेजन। यानी आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर हम टोटल मोमेंटम लें या टोटल एनर्जी लें तो वो दोनों के दोनों केसेस में क्या होती है हमारे पास, यानी अगर इनिशियल और फाइनल को एडअप किया जाए तो वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। उसके बाद वो हमारे पास कहता है कि नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ अ बाउंसिंग बॉल। ठीक है, तो उसके लिए वो ये कहता है व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप ऑन अ मार्बल फ्लोर, यानी जब हम मार्बल फ्लोर के ऊपर किसी भी हार्ड बॉल को फेंकते हैं, इट रीबाउंड्स टू वेरी नियर द इनिशियल हाइट, यानी अगर हम किसी हाइट से फेंक रहे हैं तो उस हाइट तक तकरीबन वो वापस आ जाती है। इट लॉस निगलिजेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन क्लेजन विद द फ्लोर, यानी वो बहुत कम एनर्जी ज़ाया करते हैं जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। देन सच क्लेजन इज अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक क्लेजन, इसको हम कहते हैं इलास्टिक क्लेजन। बट व्हेन द बॉल इज नॉट एबल टू रीच इनिशियल हाइट, जब बॉल हमारे पास इनिशियल हाइट पर नहीं आती, दैन देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सच क्लेजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक क्लेजन, तो उसके अंदर का एनर्जी का लॉस होता है, उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक क्लेजन। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास सॉलिड रीजन बताएं फॉर लॉस ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। कहता है इन द केस ऑफ इनइलास्टिक क्लेजन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से लॉस होती है, ठीक है, बॉल और फ्लोर के दरमियान, और फ्रिक्शन एयर और साउंड में, यानी जब हमारे पास बॉल टकराती है तो वो साउंड पैदा करती है उसके दौरान, और कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है एयर फ्रिक्शन के दौरान। ठीक है, ये इनइलास्टिक क्लेजन है, यानी कि इलास्टिक क्लेजन वो होता है जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी, और उसमें इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद अब हम जिक्र करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कहता है व्हाट हैपन टू द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज, यानी दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी उनको क्या होगा व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद द मैसिव बॉडी एट रेस्ट फॉर इलास्टिक क्लेजन, यानी जब हमारे पास एक जो बॉडी हो वो लाइट हो, यानी जो बॉडी लाइट है ना उसका मास जीरो होगा, हल्की है, ठीक है, जो दूसरी है उसका मास ज़्यादा होगा, और जो जो मास ज़्यादा वैन आर लाइट बॉडी, यानी देखो लाइट बॉडी हमारे पास कोलाइड कर रही है, यानी V1 है, ठीक है, और मैसिव बॉडी एट रेस्ट, तो V2 हमारे पास जीरो होगा क्योंकि मैसिव बॉडी V2 है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज पुट करोगे आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने एक वेलोसिटी के लिए निकाला है, इसी तरह आप लोगों ने किसके लिए निकाल लेना है, सेकंड वाले के लिए निकाल लेना है, यानी सिंपल वैल्यूज पुट करते जाना है अपनी और अपना कैलकुलेशन निकाल लेना है। आफ्टर कंक्लूजन मास M2 रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, वाइल M1 बाउंसिंग बैक विद द सेम वेलोसिटी एज बिफोर क्लेजन, यानी आप लोग यहाँ देखना है मास जो M2 है वो फिर रेस्ट में रहता है, लेकिन जो M1 है वो सेम वेलोसिटी से बाउंसिंग बैक कर जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन पे चला जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि वो लाइट है, जब आप किसी हैवी बॉडी से लाइट बॉडी को टकराते हैं तो हैवी बॉडी मूव नहीं करती, लाइट बॉडी वापस चली जाती है टकरा के। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 13 वाला क्वेश्चन है, कहता है हाउ डज द रॉकेट प्रपोर्शन टेक प्लेस। आपने बताया रॉकेट प्रपोर्शन हमारे पास किस तरह टेक प्लेस होता है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो रॉकेट प्रपोर्शन का जो प्रिंसिपल है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक हो गया, प्रपोर्शन, ठीक है, आपने ये बताना है कि रॉकेट मूव्स, यानी जो रॉकेट होता है ना जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो नीचे एजेक्ट ऑफ बर्निंग गैसेस, यानी बेटा नीचे की तरफ से क्या करता है, गैसेस को खारिज करता है। कौन से गैसेस को, बर्निंग गैसेस को। आपने देखा होगा आग पीछे की तरफ से निकल होती है। फ्यूल इज बर्न, जब फ्यूल जला जाता है, इट टर्न हाई प्रेशर टू गैस, यानी वो नीचे की तरफ गैसेस पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है। द गैस आउट फ्राम द इंजन इट वेरी हाई वेलोसिटी, यानी उसका जो लोअर पार्ट ऑफ इंजन होता है ना उससे गैसेस बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आती हैं। ठीक है, द रॉकेट गेन मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जितना ज़्यादा वो गैसेज नीचे की तरफ खारिज करता है ना रॉकेट भी ऊपर की तरफ उतना मोमेंटम हासिल करता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास वो ये कहता है कि जो रॉकेट है कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम, यानी जो रॉकेट है वो अपना ज़्यादा मोमेंटम गेन करता रहता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज इंजन ऑपरेट है, यानी जिस तरह इंजन हम ऑपरेट करते रहते हैं और गैसेज एक्सपेल्ड होती रहती हैं। यानी मेन पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि न्यूटन थर्ड लॉ पे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस करता है। उसके अलावा जो इसका रियर पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसके अंदर से हाई बर्निंग ऑफ इजेक्टिक गैसेज जब नीचे की तरफ इमट होती हैं, वो जितने ज़्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ इमट होती हैं उतनी ज़्यादा फोर्स हमारे पास ऊपर की तरफ लगती है रॉकेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एट व्हाट पॉइंट इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं ना उसका जो पाथ होता है ना वो पैराबोला होता है, इस तरह होता है वो। ठीक हो गया, तो जो द स्पीड ऑफ बॉल इज़ मिनिमम, जो बॉल की स्पीड मिनिमम है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, मैक्सिमम हाइट पे। इस पॉइंट पे जाके जो बॉल की स्पीड है ना वो मिनिमम होती है। ठीक है,
हाईएस्ट पे, क्योंकि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है, इस वजह से हमारे पास मिनिमम होती है। बिकॉज दिस पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ज़ीरो। अच्छा, अब मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? एक इस पॉइंट पे होती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यहाँ से उसने स्टार्ट करना है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके उसने ग्राउंड से टकराना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारे पास जो मतलब स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। एट इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द पॉइंट जस्ट हीट द ग्राउंड, ठीक है, यानी जहाँ पे उसने लैंड करना है उस पॉइंट पे। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास 15 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है फाइंड द एंगल और प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज, हमारे पास जो रेंज है वो 4 टाइम है हाइट के। आपने रेंज का फार्मूला पढ़ा हुआ है, हाइट का भी पढ़ा हुआ है, दोनों फार्मूले पुट करें, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जी जी से कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों के पास बचेगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसका बनाता है? वो बनाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है। ये आप लोगों ने पुट कर देना है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर आके साइन डिवाइड काज उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1। क्या रह जाएगा? 1। तो साइन ओवर काज किसके बराबर होता है? साइन ओवर काज हमारे पास बराबर होता है टैन के। टैन का अगर हम थीटा मालूम करना है, टैन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। टैन 1 वैल्यू देता है 45 पे, आपने 45 पुट कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है इसके ऊपर ना 2 नहीं आना, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये आप लोगों ने 2 स्किप कर देना है। ये इस तरह कटिंग हो जाएगा इससे 1 से, ठीक हो गया। उसके बाद 2 2 से हो जाएगा, तो हमारे पास जो काज उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, ठीक है। कहता है व्हाट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? डिफाइन इट ट्रैजेक्टरी, और उसकी जो ट्रैजेक्टरी है उसको बयान करें, ठीक है। आपने याद रखना है व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश एंड इट दैन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी बैलिस्टिक फ्लाइट वो होती है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम होता है, जो प्रोजेक्टाइल होता है या हमारा जो फ्लाइट वगैरह है, उसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पुश देते हैं, उसके बाद हम उसे अलाउ कर देते हैं कि वो फ्रीली मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक हो गया। यानी इसको हम गाइडलाइन नहीं देते, कुछ भी कोई पावर नहीं देते, सिर्फ एक दफ़ा चला दिया तो चला दिया, उसके बाद यानी इसका रिमोट कंट्रोल नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ठीक है, वो तो फ्लाइट है। मिसाइल क्या होता है? द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, यानी एक ऐसा मिसाइल जिसको हम दोबारा से पावर नहीं दे सकते, ठीक है, और ना हम उसको गाइड कर सकते हैं, इस मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और द पाथ फॉलोड बाय बैलिस्टिक मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इसमें 2 तरह की होती है, स्फेरिकल भी होती है और फ्लैट भी होती है। अब ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ये आप लोग वैसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इनमें से कवर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।